हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हम भारत की जारहियत पर बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची से मुतल्लिक। तो बड़ा देरीना मुतालबा था हुकूमत सिंध का और सिंध की आवाम का कि वज़ीर आज़म कराची आएँ, सिंध आएँ और सिंध की आवाम से देखें ज़रा कि वो उनके मसाइल क्या हैं, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा सिंध पर, 2 रोज़ा दौरा सिंध है उनका, आएंगे और उन्होंने आला हुकाम से मुलाकातें करनी हैं। उन्होंने सूबे में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेनी है। इसके साथ साथ NFC अवार्ड का एक मसला है जो कि हुकूमत सिंध और विफाकी हुकूमत के दरमियान बड़ी देर से वजह इख्तलाफ है, उसके ऊपर भी बात होने की कुछ उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोरोना, दीगर मामलात और ख़ासकर NFC अवार्ड के हवाले से जो मामलात हैं वो तय हो पाएंगे इस दौरे के बाद, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। वैसे अपना जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी। मुनीब, क्या लगता है आपको, बड़ा एहसास महरूमी का शिकार थे सिंध के लोग कि वज़ीर आज़म बड़ी देर हो गई, आए नहीं, दीगर सूबों में गए, अब फाइनली आ रहे हैं सिंध? बहुत माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा सिंध के दौरे से सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स और सपोर्टर्स का कोई एहसास महरूमी कम होगा। वज़ीर आज़म वहाँ पर गए हैं, उनका कोई अपना, उनकी जो सूबाई क़यादत है उसने को अपना एजेंडा सेट किया होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से जो बातें वहाँ गर्दिश कर रही हैं कि वो जा रहे हैं और वही स्टैंडर्ड से हुकूमत जो उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। वज़ीर आज़म जाएंगे, 1-2 जगह पर ब्रीफिंग्स लेंगे, रिकॉर्ड एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड हमारे यहाँ वज़राए आज़म चाहे इमरान खान साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मसला था कि कंसंट्रेशन लेवल कम है ब्रीफिंग्स के ऊपर और बहुत कम होता है कि किसी बात को 30 मिनट के बाद वो ग्रैस्प कर सके या समझ सके कि एक्चुअली 30 मिनट में क्या कचर बकर हुई है। और अगर वो कोई एक आधी बात उनको याद रह भी जाए तो फिर अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं उनको कह देते हैं कि आप बता दीजिए, यार आप देख लें इसके अंदर क्या करना है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो कुछ अच्छा नहीं है। बाकी हाँ, NFC का मसला एक है, बट बहुत अगेन माजरत के साथ शायद वज़ीर आज़म आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि शायद वज़ीर आज़म को इसके बारे में इतना इदराक नहीं होगा। अच्छा। और वो शायद इसके ऊपर डिबेट नहीं कर पाएंगे। इस दौरे के अंदर अगर हम में से कोई ये समझे कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से कोई सिंध हुकूमत के साथ या सिंध की आवाम के साथ जो कोई एक खलीज है या वॉइड है वफाक के साथ, या जो एहसास महरूमी है, अगर वो ब्रिज हो जाएगा गैप और वो कवर हो जाएंगे मामला, तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट इनफेंटाइल ऑन आवर पार्ट। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपका आवाम की नब्ज़ पे भी हाथ रहता है, यकीनन आपकी हुकाम से भी बात हुई होगी, क्या तासुरात पाए जाते हैं इस दौरे से मुतल्लिक? पहली तो ये कि ये 2 रोज़ा दौरा नहीं है, 1 रोज़ा दौरा है। अच्छा, लड़काना नहीं जाएंगे अगले रोज? 2 रोज़ा दौरा होता तो वो अब तक कराची में होते। अच्छा। तो वो रात 8 या 9 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे। अभी तक चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात तय नहीं है। जो अभी अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था शेड्यूल्ड 8 बजे थी ना CM हाउस से, तो नहीं, अभी तक अच्छा। उनको एक सिर्फ टेंटेटिव कहा गया है कि शायद मुलाकात हो, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा। बाकी वो गवर्नर हाउस में कोरोना मोबाइल सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा अगर गवर्नर हाउस को क्वारंटीना सेंटर बना दिया जाए, क्वारंटाइन सेंटर, क्योंकि बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है कि गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये इतने बड़े बड़े हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त तो ज़रूरत है कि क्वारंटाइन हॉस्पिटल अगर गवर्नर हाउस बन जाए या प्राइम मिनिस्टर हाउस बन जाए, बड़े हॉस्पिटल्स बन जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के तो अब मुस्तकबिल रहे नहीं, नज़र नहीं आ रहे उसमें। दूसरी बात ये कि वो लाड़काना भी जाएंगे, यहाँ ब्रीफिंग्स भी लेंगे, अपने इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। अगर CM हाउस, अगर चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होती है तो 3 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होंगे। एक तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि कराची के 3 हॉस्पिटल विफाक दोबारा वापस ले रहा है, जिसमें जिन्ना हॉस्पिटल, नेशनल कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज़ और नेशनल चाइल्ड हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसपे सिंध को रिजर्वेशन है, ख़ासतौर पे कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से। तो इस पे टेक हो गए। NFC की कॉम्पोजिशन पे चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, और इस लेटर को लिखे हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, जिसका कोई जवाब नहीं आया है।
उस पर गुफ्तगू होगी। ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से दो डिफरेंट व्यूज़ पाए जाते हैं। अब ख़ुद वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट इस बात पे तकरीबन हैं कि अब वो जिस स्मार्ट लॉकडाउन की वो बात कह रहे थे उससे थोड़ा सा एडवांस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि लाहौर में कितनी जगहों पे और 20 शहरों की वो है, और सिंध अब भी इस चीज़ पर इसरार कर रहा है कि हमें WHO की वार्निंग के मुताबिक जाना चाहिए। पंजाब भी यही चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाह रहे उसमें। तो जो सूरत हाल बन रही है वो तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो अब आप उसे स्मार्ट लॉकडाउन कहें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कहें, कोई भी नाम दे लें आप उसको, लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त अच्छा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन करना, इसका तरीकाकार भी वाजे नहीं है, क्योंकि लोगों को मैं देख रही थी अक्सर यही सवाल उनके दिल में कि क्या वो उन इलाकों से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्या वहाँ पर दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी, कहा जा रहा है खोली जाएंगी, लेकिन बहुत से सवाल हैं जो लोगों के दिलों में आना। आई होप कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत इसको क्लैरिफाई कर सके। बहरहाल बाबर सत्तार साहब, अभी 3 अस्पतालों का मामला छिड़ा है, NFC 3 अस्पताल, गो कि विफाक का ये मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि विफाक को हैंड ओवर कर दें, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या नुक्ता इख्तलाफ है जो कि विफाक और सिंध के दरमियान है। क्या आपको लगता है इस बैठक में या इस दौरे में इसके ऊपर कुछ ज़रा आइस पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी? नहीं, देखिए, बर्फ पिघलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ओपन माइंड से कॉन्वर्सेशन करें कि आपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जो इशू है एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर का, जो जहां तक इशू है कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, तो ये एक बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है कि फेडरेशन को रन कैसे करना है आपने। तो वो एक बैठक में तो वो हल नहीं होने वाला, तो ये कैसे मसला हल होगा। इसी तरह सिंध के जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं वो भी ये कहती है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए जिसके अंदर सूबों के पास ज्यादा इख्तियार हो। तो ये कंसेप्चुअल बुनियादी बातें हैं। यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि 18वीं तरमीम को अंडू आपने कैसे करना है। वहाँ ये बात तो नहीं हो रही कि सूबों के अंदर अगर कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है तो उसे एड्रेस करना है। तो इस पे भी बात नहीं होगी। और दूसरी बात ये, जहां तक आपने कोरोना की बात की, आप किसी भी इंसान को जैसे जैसे डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, उसमें अगर वो ओपन माइंड के साथ बैठा हो तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इनिशियली हमसे गलती हुई, हम इसे ऐसे रिकवरी करेंगे। यूके ने एक्सेप्ट की, पहले बोरिस जॉनसन की एक और व्यू था, उसके बाद नजर आया कि लोग मर रहे हैं, एक चीज फैल रही है, पूरी दुनिया इज लर्निंग एज दे गोइंग। तो वो अभी आपको नहीं नजर आती फेडरल गवर्नमेंट में कि उनके वजीर हों, मुशीर हों, बेशक पंजाब में हो, वो आके कहते हैं लोग जाहिल हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की। इसी तरह उनके मिनिस्टर सेंटर के अंदर भी बैठ के ये बात करते हैं। तो आप अगर अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ही नहीं तो फिर किस चीज के ऊपर आपकी एग्रीमेंट होगी। ओवरऑल नजर आता है कि सिंध गवर्नमेंट का जो अलार्मिस्ट पॉलिसी थी, जो उनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, वो ठीक पॉलिसी थी, लेकिन वो जबरदस्ती करके फेडरेशन ने खत्म करवा दी। अब हम सारे भुगतेंगे। ठीक है। और ये जो आपने अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला पॉइंट उठाया ना, इसके ऊपर अगला सवाल करते हैं, उस पर तसल्ली से बात करते हैं। आवाम में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। पहले हसन निसार साहब का कमेंट लेते हैं। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सिंध, क्या आपको लगता है कि जो हुकूमतों, विफाक और सूबाई के दरमियान इख्तलाफात थे और मामलात जो बिगड़ते हुए थे वो थोड़े से हल हो पाएंगे? देखिए, वो जो तकनीकी किस्म का जवाब है वो तो मैंने मज़हर साहब का सुना जुज़वी तौर पे और बाबर सत्तार साहब का, लेकिन मैं थंब रूल की बात करता हूँ, एक एक्सेप्टेड नॉर्म जो दुनिया का, कि अगर बलूगत, तदब्बर, तवाज़न, तहम्मुल और ज़र्फ़, ये अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं इन लोगों में तो दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जो खुश उसलूबी से तय ना हो सकता हो। वो आप बेहतर जानती हैं कि इनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं या नहीं। एक काम करते हैं हसन साहब, भट्टी साहब से पूछते हैं। बस ये मेरा इतना ही जवाब। भट्टी साहब, तदब्बर और तहम्मुल क्या आपको लगता है दोनों साइड्स पे मौजूद है और मामलात हल हो पाएंगे? नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये भी ऐड कर ले भट्टी साहब, मुनीब कहते हैं कि NFC, जिस पर आप भी बड़ी दफा बोल चुके, वज़ीर आज़म को शायद पूरी तरह से इस मामले का इदराक भी नहीं है, उनको पता नहीं है, तो शायद इस पे भी कुछ ज़्यादा हो ना पाए। जी मैडम शेख, मैंने खुश दिली से ये भी ऐड कर लिया। अच्छा, अब आपका सवाल है मैडम शेख कि वफाक और सिंध में इत्तफाक हो पाएगा? नामुमकिन मैडम शेख।
क्यों? दोनों जहां पहुंच चुके हैं वहां सब कुछ हो सकता है इत्तफाक और इत्तेहाद के अलावा। दोनों की सर्वाइवल है मैडम शेख लड़ाई और झगड़े में। दोनों की नालायकियां, नायलियां, कमियां, कोताहियां तभी छुपी रहेंगी जब ये हमें इन फजूल किस्म के झगड़ों में उलझा कर हमारी तवज्जो इधर रखेंगे और हम रिपोर्ट कार्ड में ऐसे सवाल करते रहेंगे। असल इशू से मैडम शेख हमें हटाते रहेंगे। इमरान खान मैडम शेख आप जानती हैं कि वो सिंध हुकूमत के वजूद के ही खिलाफ हैं, 18वीं तरमीम के भी और सिंध हुकूमत के वजूद के खिलाफ। वो कहते हैं तमाम सिंध की जो क़यादत है उसको जेलों में जाना चाहिए, अंदर हो जाना चाहिए। और सिंध हुकूमत जो है, सिंध सरकार जो है, वो इमरान खान साहब के वजूद के खिलाफ है। वो इसे इलेक्टेड भी नहीं मानते, सिलेक्टेड कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है। दोनों एक दूसरे के पंचिंग बैग हैं मैडम शेख। लिहाजा जो कश्मीर, सी पैक, टिड्डी दिल, कोरोना पर इकट्ठे नहीं हो सके मैडम शेख, वो NFC अवार्ड पर क्या इकट्ठे होंगे या आवाम पर क्या इकट्ठे होंगे? फिर इस बजट में मैडम शेख वफाक ने 476 अरब पंजाब के कम कर दिए हैं, 222 अरब सिंध के कम कर दिए हैं और 154 अरब KP के कम कर दिए हैं। बलूचिस्तान को 1 अरब ज़्यादा दे दिया है। लिहाजा ये वफाक पैसे देना नहीं चाहता और सिंध पैसे छोड़ना नहीं चाहता। लिहाजा इस पर कोई इत्तफाक नहीं होगा। और आखिरी बात मैडम शेख, इमरान खान साहब प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। पहले तो ये मुझे प्रोटोकॉल ही बड़ा अजीब सा लगा, इतना बड़ा प्रोटोकॉल इमरान खान साहब ने तो लेना ही नहीं था। दूसरा, परसों तरसों एक खातून ने कूड़े के ढेर पर बच्चा पैदा किया और सराज दुरानी साहब की एक हलके में गधा गाड़ी वाली एम्बुलेंस पे लाश गई है। ये भी मैडम शेख, मैं कम अज़ कम अल्लाह बस मुझे बचाए, मैं इस मुल्क में हूँ। इमरान खान साहब मेरे कायदे मोहतरम, सिंध में आरिफ अलवी साहब भी सिंध के हैं, अली जैदी साहब भी, फैसल वाडा साहब भी, इमरान इस्माइल साहब भी, हफीज शेख साहब भी, फहमीदा मिर्जा साहबा भी और भी बहुत सारे। ठीक है, 22 महीने गुजर गए, 14 या 16 सीटें जो आपने ली थी। कराची की किस्मत बदलना थी, क्या कर लिया? कराची को रोशनियों को शहर बनाना था, क्या कर लिया? वो सब वादे दावे कहाँ गए? वो कराची के दुखी लोगों के मसाइल कहाँ गए? और सिंध का बड़ा दर्द था इमरान खान साहब, सिंधियों के सर पर हाथ रखना था, सिंधियों को इस दुनिया में वापस लाना था। वो सब दावे नारे कहाँ गए? इमरान खान साहब, जिंदगी में बंदे को चांस जब मिलता है तो वो आखिरी होता है। तो इस आखिरी चांस में बहुत सारे आपने काम करने हैं। ये सिर्फ दौरे ना करें जो दौरे पड़ जाते हैं बीमारी में, ये वो दौरे ना करें, कुछ एक्चुअल करें, कुछ एक्चुअल लोगों के सरों पर हाथ रखें। लेकिन भट्टी साहब, अब ने ऐसे लग रहा है कौम बड़ी दुखी है। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन अब तासुर शायद ऐसा जा रहा है कि हुकूमत भी बेबस हो गई, खासकर कोरोना के मामले पे, क्योंकि गुज़श्ता रोज शाहजेब खानजादा साहब के शो में कुछ वजीर सेहत ने ऐसे रिमार्क्स दिए लाहौरियों से मुतल्लिक, अवाम से मुतल्लिक, कि लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। क्या रिमार्क्स हैं वो, क्या मामला है? एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे अब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की। कल वो शाहजेब खानजादा साहब के शो में अपीयर हुई और जो पंजाब में और ख़ासकर लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है आज रात से, जो कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट्स को सील किया जा रहा है, उससे मुतल्लिक वो बता रही थी, जवाब दे रही थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पे लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने लाहौर वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि लाहौरी अल्लाह ताला की अलग मखलूक लगते हैं, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, शायद कोई कौम इतनी जाहिल होगी जैसी हम बातें करते हैं। अब जब उन्होंने जाहिल का लफ्ज़ और खुसूसन लाहौरियों के लिए इस्तेमाल किया और बार बार इसको कहती रहीं, तो लोगों ने बड़ा गुस्सा किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे या एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे तो फिर भी कोई बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था, या फिर इसको बेहतर अंदाज में कहा जा सकता था हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, और वो लोग जो कि अवाम के लिए काम करते हैं उनकी तरफ से अवाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अब अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या पाकिस्तान में अवाम का गैर मोहतात रवैया देखते हुए सूबाई वजीर की ये बात दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं? हसन निसार साहब। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, एक ही मिसरा काफी है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें जाहिल रखा किसने और इन्हें गैर जाहिल बनाना ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये रूलिंग एलीट की, सो कॉल्ड एलीट तो इनको कहना नहीं चाहिए,
पाकिस्तान में रूलिंग एलीट तो कभी एलीट रही नहीं। मुहिमजू लोग हैं, आ जाते हैं, चौके छिक्के मार के चले जाते हैं। लेकिन मिसरा वही है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बस जी। इरशाद भट्टी साहब, तो क्या कल को हम पुलिस से भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो कहें भाई शहर में वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, लूट मार बहुत बढ़ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, अवामी लुटेरी हो गई? पहली बात तो ये है मैडम शेख के हसन निसार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये मुर्गी अंडे वाली बहस है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, यानी पहले जाहिल हुक्मरान आए कि पहले जाहिल कौम आई। ये वो बहस है। दूसरी वो एक अरबी मुहावरा है ना, जैसे अमाल वैसे अम्माल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसी मुंह वैसी चपेड़, मतलब जैसा थोबड़ा वैसा थप्पड़। तो ये भी है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं यास्मीन राशिद साहबा, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शायद ही कोई कौम इतनी जायल हो जितने जायल हम हैं, बिलाशुबा। कित्थे जे करोना, ओए करोना ते डॉलर लैंड दा बहाना जे, करोना ते अमरीका इसराइल दी साजिश जे, करोना कोई हथ मिलान नाल थोड़ा फैलदा है, करोना बा जमात नमाज नाल थोड़ा फैलदा है। शायद ही कोई कौम इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ हो जितनी हम हैं। कोरोना टीके से सना मक्की तक, मास्क, सैनिटाइज़र तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से कोनैन दवाई तक, कुछ नहीं मैडम शेख मिल रहा मुझे इस्लामाबाद पिंडी में। शायद ही कोई कौम इतनी झूठी हो, इतनी मिलावट पसंद हो, इतनी बेईमान हो, इतनी ज़ईफ़ुल इत्क़ाद हो, इतनी महंगाई पसंद हो, इतनी नज़्मो ज़ब्त से आरी हो, इतनी बेहतियाती हो और इतनी दो नंबर हो जितनी कौम मैं, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जितनी ये मेरी कौम है। अक्सरियत मैडम शेख ऐसी है, अकलियत अभी भी बहुत सारे लोग अच्छे होंगे और वो होंगे, लेकिन हम गोदाम भर कर छतों पर अजाने देने वाले हैं। हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीनों में हम महंगाइयाँ करते हैं, अंतड़ियों का घी बनाते हैं। ज़ैनब हमसे महफूज नहीं है। हम 2-2 साल की बच्चियों की इज्जतें रमज़ान में लूटते हैं। हम ये यास्मीन राशिद साहब थोड़ा का है, मगर ये सच है मैडम शेख, आखिरी बात ये सच है, शायद ही कोई कौम ऐसी बदनसीब हो, बदकिस्मत हो, जिसे इस तरह के हुक्मरान मिले हों। पिछलों को छोड़ें, कौम तब्दीली के लिए मैडम शेख निकली थी, तब्दीली आई तो हमारे हिस्से में क्या आया? गंदम वाफर मौजूद, आटे का बोरान, चीनी से गोदाम भरे हुए, चीनी की किल्लत, पेट्रोल मौजूद, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, ना हुकूमत ना हुकूमती रिट। ऐसे ऐसे अजूबे इस हुकूमत में हैं कि दुनिया के 7 अजूबे जो हैं वो शर्मा रहे हैं। आपने ना हमें कुछ उलझा सा दिया भट्टी साहब। मैं जरा ना अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए बाबर सत्तार साहब के पास जाना चाहती हूं। आखिरी उलझन आपकी दूर कर रहा हूं मैडम शेख, मैं आपकी उलझन आखिरी दूर करना चाह रहा हूं। आखिरी बस 15 सेकंड दे दीजिएगा। वजीर आजम साहब का आपने गुफ्तगू लॉकडाउन, कर्फ्यू पे, कोरोना खतरनाक पे, कम खतरनाक पे, फ्लू पे, ना फ्लू पे सुन चुके हैं। बाकी वज़रा की बीन बाजे भी सुन चुके हैं। यास्मीन राशिद साहबा की सुन लीजिए। फरमाया पंजाब में इसलिए लॉकडाउन नहीं, वो कोरोना नहीं फैला कि हमने सख्त लॉकडाउन किया था और अगले दिन ही लॉकडाउन खत्म कर दिया। अच्छा। फरमाया पंजाब में इसलिए कोरोना कंट्रोल में है कि एयरपोर्ट पर मुअस्सर चेकिंग और हमारे क्वारंटीन कैंप बड़े अच्छे हैं, और अगले दिन दोनों चीजें खत्म कर दी। ठीक है। तो मैडम स्पीकर, मैं और यास्मीन राशिद साहबा दोनों जहालत की इंतहा पर बैठे झूले माइयां कर रहे हैं। ठीक है। बाबर सत्तार साहब, ये सर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। भट्टी साहब ने तो उधर भी कहते हैं अवाम भी बुरी है, हुक्मरान भी बुरे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। लेकिन यही अवाम होती है जब कहीं बाहर जाते हैं और उनको पता होता है कि जी सख्ती होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, भारी जुर्माने लगेंगे अगर कोई खिलाफ वर्जी की, तो सही हो जाते हैं। वहाँ पर बाहर जाके तो फिर ट्रैफिक सिग्नल्स की भी पाबंदी करते हैं और कोई इधर उधर की बात भी नहीं करते। देखिए, बाहर भी नहीं जाएं, आप मोटरवे पे चले जाएं। बाहर भी बड़े गोल खिलाते हैं, के ऊपर ये मोटरवे के ऊपर जाके भी आप सीधे हो जाते हैं, चलाते हैं। आपको पता होता है कि इन्फोर्समेंट होगी किसी चीज की। देखिए, गुजारिश ये है कि जब बादशाह सलामत मुख्तलिफ हुक्मरान होते थे तो पूरी कौम का ये काम होता था कि वो बादशाह की खिदमत करती थी। तो जो हमारे हुक्मरान हैं उनका भी यही सोच है उनकी कि ये कौम एग्जिस्ट करती है ताकि वो इनकी खिदमत करे। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है यहाँ पे जो लोग पब्लिक सर्विस करने के लिए आए हैं। अब यास्मीन राशिद साहिबा घर घर जाती थी, बड़ी इफेक्टिव उन्होंने कैंपेन की
जब वो ये कर रही थी और इलेक्शन लड़ रही थी और सियासत में आना चाहती थी, तो उनका कौम के बारे में कोई डिफरेंट ख्याल था? उनका ख्याल था कि ये बड़े अफलातून है यहाँ पे सारे के सारे लोग। आप तो पब्लिक सर्विस में सर्व करने के लिए आते हैं ना। ये अब आपको एक रिलेशनशिप नजर आ रही है रियासत की उसके सिटीजन के साथ इन फरमुदात में कि काम तो सिटीजन का है कि वो रियासत को स्ट्रेंथन करे, उसे प्रोटेक्ट करे। रियासत का और उसके हुक्मरानों का कोई काम नहीं है कुछ भी करने का। आप इनकी कैंपेन देखिए कोरोना के ऊपर, शुरू से लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई एक बुरा वक्त आएगा जब लोग मरना शुरू होंगे, उस वक्त आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उस वक्त तो ये फरमा रहे थे कि WHO भी हमें प्रेज कर रहा है और हम ऐसे 30 मार खान है कि हमने यहाँ पे वो काम कर दिए जो सारी दुनिया में कहीं नहीं हुए। अब जब आपके पास लाशें डिलीवर हो रही हैं तो आप लोगों को ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी तो देखिए। तो बाबर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ये हुकूमत की बेबसी का एतराफ है जो ये बयान है? नहीं, बेबसी नहीं, बेबसी का एतराफ नहीं है ये। बेबसी का एतराफ होता तो वो माजरत के साथ शुरू हो जाता ना। वो ये कहते कि हमसे गलती हुई है, हम नहीं कर सके एक चीज। किसी दुनिया के मुल्क में आप ये काम नहीं कर सकते कि अपनी नाअहली के ऊपर, अपनी नालायकियों के ऊपर आप लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दें कि आम लोग जो बैठे हुए हैं, जो रिसीविंग एंड के ऊपर है गवर्नमेंट की, आप उन्हें ब्लेम करें कि जनाब आप क्योंकि ऐसे चूड़े चमा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि इसी गुफ्तगू के दौरान कल रात उन्होंने कहा कि जब सख्ती करो लोगों के ऊपर तो फिर मीडिया पे बैठ के बातें होती हैं कि आप लोगों ने क्यों इतने सख्त रवैया इख्तियार किया या आप क्यों सजाएं दे रहे हैं ऐसी आवाम को। देखिए, वो मोहसिन भोपाली साहब का शेर है, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। यही यास्मीन राशिद साहिबा, मुझे उम्मीद है कि 2023 में जब दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएंगी तो इस अवाम को जाहिल कहेंगी और इमरान खान इसको इंडोर्स करेंगे। वरना डॉक्टर यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होना चाहिए था जो कि उज़्मा कारदार के ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन शायद उज़्मा कारदार के जुमले ज़्यादा सख्त थे यास्मीन राशिद के मुकाबले में, क्योंकि यास्मीन राशिद ने तो आवाम को जाहिल कह दिया था, उन्होंने किसी और तरफ इशारा किया था। देखिए, ये जो टीम जब खेलती है और जब सेलेक्ट की जाती है और अगर वो डिलीवर नहीं करती तो कप्तान को जाना पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी नहीं डिज़ोल्व होती। लोगों की राय की अहमियत क्या है इस मुल्क में, लोगों के वोट की अहमियत क्या है इस मुल्क में, आपने कब लोगों के वोट की कदर हुई है, उसके तक़द्दुस का ख्याल रखा गया है। तो आपने शुरू में हसन साहब भी यही बात कह रहे थे। देखिए, जब आपने लोगों को दिया ही ये माहौल है, इसी माहौल में रहना सिखाया है, यही तालीम दी है, यही सेहत की सहूलतें दी हैं, यही रहन सहन का अंदाज़ दिया है, 2 नंबरी आप करते हैं हर तरीके से गवर्नमेंट के लेवल। आज मुझे बताएं 10-15 दिन हो गए हैं पेट्रोल के क्राइसिस को, कोई किसी जिम्मेदार का तयन हुआ? दवाओं की कीमतें 200% बढ़ी, किसी को सज़ा हुई? शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन फिर इधर से उधर कट की जा रही है। तो जिस तरह आप लीडरशिप है आपके यहाँ, वैसे ही लोग होंगे। तो ये लीडरशिप का काम होता है, लोगों को गाइडलाइन देना। ठीक है मुनीब, जब वोट लेने के लिए जाते हैं तब तो हम झाड़ू भी लगा रहे होते हैं उनके घरों में, हमने ऐसी फुटेजेस भी देखी। तब तो हम हाथ बांध के उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं बस आप लोग ही हैं, आप लोग हमें किसी तरह से वोट दे दें। अगर जहालत है इतनी है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने किया क्या? देखिए, आपने जो आप अपने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, वो तो एक ऐसी डिबेट है जो कि हसन निसार साहब कई दफ़ा उसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, हर कोई इन्फैक्ट कर चुका है, और वो एक ऐसी बहस है जो शायद ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासत के अंदर यहाँ पर जो अभी यास्मीन राशिद साहिबा ने कमेंट्स दिए हैं, सियासत के अंदर पार्टी तो होती कोई नहीं है। तो अब उनको ज़ाहिर बात है, वो जब हुकूमत में आने से पहले कर रही थी, लोगों को वो कर रही थी, उनको बड़ा बता रही थी कि लाहौरिये कितने ज़्यादा अवेयर हैं और वो अब अच्छी क़यादत को ही वोट करेंगे। अब जब वो इक़्तिदार में आ गई हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ मामलात हो गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहीं से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने गो के रो पीट के पता नहीं किस तरह वो सीट जीती, लेकिन चलें, वो 200-400-500 से जो उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से जीती सीट, वो यहीं लाहौर से जीती।
यास्मीन राशिद साहबा ने अपेरेंटली को 2 से 3 इलेक्शन यहीं से कंटेस्ट किए हैं, हर एक ने ये बात की है। प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर वो जाहिल थे तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट या सिलेक्ट करने में भी वो इतने ही जाहिल थे। अगर वो आज कोरोना की जो उसकी इंटेंसिटी है या उसकी जो संजीदगी है, अगर वो उस वक्त उसको समझ नहीं आज पा रहे, इसका मतलब है जब उन्होंने आपको इलेक्ट किया, आपके हक में वोट डाला, वो भी जहालत में ही डाला। वो इतने डम हेडेड थे कि उनको समझ नहीं थी कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन्होंने आपको भी वोट डालकर जहालत का सबूत दिया है लाहौरियों ने। फिर आप ये भी बात काइंडली एक्नॉलेज कर लीजिए, जब आप एक चीज ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। आपने अगर इनको जाहिल डिक्लेयर कर दिया है तो फिर हर काउंट पर जाहिल डिक्लेयर करें, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो, चाहे वो आपको वोट देने के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी क़यादत खुद ट्रिविलाइज करेगी किसी भी मामले की जो संगीनी है उसको, और वज़ीर आज़म आके फरमाएंगे, ये मुतअद्दिद दफ़ा मैं यहाँ कह चुका हूँ कि जब वो खुद कहेंगे एक तरह का फ्लूक है, 97% के साथ ये होगा, 90% के साथ ये होगा, सॉरी लोग आपको देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली। और फिर आपके जो अनमोल रतन है आपके कैबिनेट के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, जब वो आके ऐसे बयानात देंगे जो कि मज़ाक़ खेज बयानात हैं, तो फिर यही कुछ होगा। अच्छा, तो जरा अपने इर्द गिर्द देखिए। बल्कि सबसे अच्छी बात ये होगी पूरी क़यादत के लिए कि वो आईना देखे। आईना देखेगा तो पूरी क़यादत तो बहुत कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे मुझे लगता है रिवायत सी भी शायद बन गई है, क्योंकि हमने देखा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक साथी एंकर ने एक सियासतदान को वेल विशेस भेजी अपनी कोरोना पॉजिटिव आने पर, तो उसके ऊपर ऐसी तनकीद और ऐसे हतक आमेज़ और अजीब तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे गए पंजाब के एक मिनिस्टर की जानिब से, विच इज़ वेरी डेरोगेटरी। तो ये कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो भारत पे जंगी जुनून सवार है ना, उसकी बात करेंगे। भारत के अगर आप टीवी चैनल्स ऑन करें तो एक बार फिर वहाँ पर वॉर रूम्स का एहतमाम किया जा रहा है। एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और ये सारा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत, हम कल ही अभी बात कर रहे थे बल्कि कि पाकिस्तान के साथ तो कशीदगी चली रही है, लेकिन अब दीगर हमसायों के साथ भी भारत की जारहियत और जंगी जुनून वहाँ पर देखा जा रहा है। नेपाल और अब चीन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है और चीन ने जवाब भी दिया है, जिस पर भारत बहुत ही गम और गुस्से का शिकार है और कहता है कि जी हम उसको जवाब देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आगे होने जा रहा है? अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि खित्ते में हमसायों से भारत का ये बढ़ता हुआ जारहाना रवैया क्या फौरी जंग का बायस बन सकता है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं भट्टी साहब। पाकिस्तान, नेपाल, चीन झड़पें, क्या कहा जाए। और उसके बाद ये सिर्फ ना सिर्फ सरहद पर झड़पें हैं, बल्कि पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में जो हमले हो रहे हैं, जो हमारे सफारतकारों को पीछा किया जा रहा है, जो सफारतकारों पर अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क, इस खित्ते के लिए, इसके लिए कि गौ मूत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनके जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये ज़ालिमों गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ो, जहालत के ख़िलाफ़ लड़ो, एजुकेशन फैलाओ, आवाम की बेहतर करो। वो आपको वो जो टैंकर दूध का गिरा था, कुत्ते और भारतीय एक जगह बैठ के दूध पी रहे थे, और परसों अभी ट्रेन आके रुकी है एक रेलवे स्टेशन पर, और वो सारे उतर कर उन्होंने पूरा, इतने भूखे थे कि उन्होंने वो प्लेटफार्म लूट लिया। तो इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत और इतनी बेबसी, और ऊपर से ये हाल। ना करो, खुदा के लिए ना करो। कब तक ये करोगे? ठीक है बाबर सत्तार साहब, ऑल्दो चीन और भारत में बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी नो शूट जोन होगी, लेकिन अब हालात जो हैं वो कशीदगी तरफ बढ़ते लग रहे हैं। आपको क्या इसकी कोई इंतहाई कैफियत सामने देखते हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि एक बड़ी जंग अगर इंडिया चाइना के दरमियान होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। तकरीबन पिछले 30 साल में हमने यूनिपोलर वर्ल्ड देखी। अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बात जा रही है। उस मल्टीलैटरलिज्म में दुनिया में अमेरिका की पावर थोड़ी रिसीड कर रही है,
और बाकी मुल्क जिसमें स्पेशली चाइना सामने आ रहा है, लेकिन जो अब इस सदी की बड़ी पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, और उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है। सो जो पावर डायनेमिक है पूरी दुनिया की तब्दील हो रही है, यहाँ पे भी तब्दील होगी। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान, एक कश्मीर के इशू को जाहिर है एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उनके साथ जोर जबरदस्ती के साथ इंडिया ने डील किया। चाइना शायद नहीं चाहता कि इस तरह की जोर जबरदस्ती हो, क्योंकि वहां पे भी एक डिस्प्यूट है। सो ये स्कर्मिशेस जो हैं ये मेरा ख्याल है सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि छोटे के साथ लड़ाई करना आसान होती है, बड़े के साथ लड़ाई करना मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी बेहतर सेंस प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि वरना उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इमीडिएट टर्म में तो शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो कि टेंशन इनकी अगर चाइना के साथ इंडिया की रहती है तो उनकी तवज्जो शायद पाकिस्तान की तरफ से हट जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस खित्ते के अंदर हम अमन देखना चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स चाइना ले रहा था, रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के, इकोनॉमिक इंक्लूजन की तरफ बात जाए बजाय इसके कि आप जंगों की तरफ जाएं। ठीक है हसन निसार साहब, अब जंग के डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए हैं, अब वो रिवायती वॉरफेयर नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं दोनों जानिब से कुछ? ये तो आपने मेरी इंफॉर्मेशन में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बाबर सत्तार साहब ने जो कहा वो बहुत खूब और बहुत बुनियादी, बहुत ही एकेडमिक किस्म की बात। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिंदुस्तान अपने मुंह से बड़े नेवाले के बारे में एक हद से आगे नहीं जाएगा, बस। ठीक है मुनीब, आपको क्या लगता है? बरखा दत्त साहिबा ने आज ट्वीट किया और वो कहती हैं कि जी जो हम चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या उनसे जो नो शूट स्टैंड ऑफ था हमारा, अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ जो अभी जिस तरह बाबर साहब ने फरमाया है, भट्टी साहब ने भी, मदद साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी रीजनिंग दी है। तो इसके अंदर क्या ऐड किया जा सकता है सिवाय इस एक जुमले के, जो आपको याद होगा एक हॉलीवुड की फिल्म थी बड़ी मशहूर वैन डैम की, हार्ड टारगेट आई सपोज, उसमें कहा उसका जो लोगो जो था लाइन थी कि डोंट हंट व्हाट यू कांट किल। तो फिर चाइना के लिए मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबक है। इट्स अ बिट ठीक है। मज़र अब्बास साहब, देखिए जब नरेंद्र मोदी कुछ कहने लगता है तो मुझे लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब कहने लगते हैं तो मुझे लगता है मोदी कह रहे हैं। और ये इस दिहाई का सबसे बड़ा अलमिया है कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज़ में इस तरह के लीडर्स जो हैं वो अपनी जो है ममालिक के सदर और वज़ीर आज़म हैं। देखिए इंडिया बहुत, और ख़ास तौर पे बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत ही कैलकुलेटेड है। वो टेंशन बिल्ड करते हैं, वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, वो अपने लोगों को एक तरफ से उसी वॉर हिस्टीरिया में रखना चाहते हैं, उसी इंतहा पसंदी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इंतहा पसंदी की सोच कुछ इंतहा पसंदाना इक़दामात से ही आगे बढ़ती है। वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, वो नफ़रत की सियासत पर बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह की सियासत करने से लोगों के जो अपने मसाइल हैं, और ज़ाहिर है एक ख़ास सिचुएशन जब आप डेवलप करते हैं तो कौम, वो समझते हैं कि कौम यूनाइट हो जाती है, लेकिन इसके फॉल आउट्स बड़े बुरे हैं। इसके फॉल आउट में सबसे ज़्यादा मुतासर ख़ुद इंडिया हो रहा है, ख़ुद इंडियन सोसाइटी हो रही है। और इस वक्त की इंडियन सोसाइटी, अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पुरानी इंडियन सोसाइटी को देखें तो बिल्कुल कम्प्लीटली मुख्तलिफ माहौल पैदा हो गया है। ऐसे आप मीडिया की आपने बात की, एक ज़माने में इंडियन न्यूज़पेपर्स जो होते थे उसमें जो कॉलम्स छपते थे, जो उसके राइटर्स होते थे, आज कोई भी मुश्किल से आपको एक आध कोई सेन वॉइस इंडियन टेलीविज़न पे नज़र आएगी। ये इंडियन सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें, इसका नुकसान सिर्फ इंडिया को हो रहा है, इसकी तबाही ख़ुद इंडिया के अंदर हो रही है। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, मोदी की सियासत को ये सूट करता है, ये चीज़ें इस तरह की, इसलिए ये चलते रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे वो। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।